रविंद्र कि लोग हराने किसको हराने का मन बनाकर बैठ गए हैं। तो हराने का मन बैठाने में ये इतने गठबंधन जो बन रहे हैं और शुरू करते हैं गोपाल कांडा। ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। मतलब जो हरियाणा को जानते हैं वो तो उनको तो पता है कि अभय चौटाला और गोपाल कांडा कोई सोच नहीं सकता कि वो दोबारा हाथ मिला लेंगे। जो 90 के दशक में हुआ था चौटालाओं में और गोपाल कांडा के बीच, आज वो साथ आ रहे हैं। या चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत एक जाट दलित कंबाइन बनाते घूम रहे हैं। कागजों में सुनने में चर्चा के लिए अच्छा लगता है, जमीन पर कुछ होता दिखेगा। 5 कॉर्नर्ड फाइट ही है या ये सीधी बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है? नमस्कार सर, आपने ये बात जो कही ना गोपाल कांडा वाली, ये बस लठ गाड़ दिया। ये बात आपके अलावा कोई कह नहीं पाएगा। 1990 से लेके और उसके बाद तक की जो कहानी, जब सरकार बनी उस वक्त के इनके जो किस्से हैं वो गुड़गांव की गली गली में सुनने को मिल जाएंगे। हाँ। और उसके बाद इनके ही रहमो करम से, इनकी सरपरस्ती में MDLR एयरलाइंस बनी। हाँ। और उसके बाद का सारा घटनाक्रम जो अखबारों में छपा है वो हम सबकी जानकारी। हाँ। और उसके बाद 2009 में वो दृश्य भी सबको याद होगा जब गोपाल कांडा बन गए थे MOS होम हुड्डा की सरकार में। हुड्डा को क्योंकि 40 सीटें आई थी और उनको निर्दलियों का समर्थन की जरूरत हाँ। थी, ये बन गए थे MOS होम। और उस वक्त उन्होंने INLD के कार्यकर्ताओं की किस तरीके से पिटाई कराई थी, उसके बाद इनके ताल्लुकात कितने खराब हो गए थे, वो पूरी घटनाक्रम हम सबको याद है। और अब जो बीजेपी ने इनके साथ किया है, उसके बाद वापस ये अभय चौटाला के साथ जो आए हैं, उससे इस बात का ही तस्दीक होती है कि पुरानी दोस्ती जो है वो एक बार फिर से उभर के आ गई। और पूरी कोशिश की थी गोपाल कांडा ने अलायंस करने की, लेकिन जब अमित शाह हरियाणा में आए थे तो वो इस बात को मना करके चले गए थे कि पार्टी किसी से अलायंस नहीं करेगी। बीजेपी ने दबाव बनाया कि अलायंस नहीं हो पाएगा, आपको पार्टी मर्ज करनी पड़ेगी। और उसके लिए गोपाल कांडा तैयार नहीं हुए। और जब गोपाल कांडा तैयार नहीं हुए तो अभय चौटाला तैयार हुए और उन्होंने इनको समर्थन दिया। तो ये जो नए गठबंधन बने हैं ये कुछ नुकसान करेंगे, ये भी खेल में है या सबकी होनी है जमानत जब्त इक्का दुक्का सीट के अलावा, और लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में है? सीधी फाइट है। कम से कम 75 सीटें ऐसी हैं जिनमें तीसरी पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। आमने सामने की फाइट है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है। INLD की जहां तक बात है, 3 सीटें हैं जो INLD मजबूत है सिरसा की, रानिया, डब्बावाली, एलनाबाद। उसके अलावा 2 सीटें पृथला और हथीन है फरीदाबाद की, 3 सीटें नू मेवात, फिरोजपुर, झिरका मेवात की, और यमुनानगर जगाधरी है यमुनानगर की। उसके अलावा 1 पाई की सीट है, रामपाल माजरा वहां से लड़ रहे हैं, और 1 कलायत की सीट है। इनके अलावा INLD और BSP गठबंधन की कहीं मजबूत उपस्थिति नहीं और है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो एक भी सीट ऐसी नहीं है जो आपको मैं गिनवा सकूं। अगर 10,000 से ऊपर सीट आम आदमी पार्टी किसी सीट पे लेके आएगी तो वो उनके लिए बड़ी बात सब जगह जमानत जब्त होगी। और JJP ASP, JJP की तो स्थिति सबसे खराब है। JJP में तो सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला हैं। अगर वो अपनी जमानत बचा पाएंगे तो ये उपलब्धि होगी, और उसके ऊपर जितने वोट लेके जाएंगे वो उनके लिए सम्मानजनक स्थिति होगी। और लोग तो कहते हैं कि चौथे 5वें नंबर पर आए तो भी बड़ी बात है। मतलब डबवाली में बेहतर नतीजा आ सकता है बजाय उचाना कला के। अगर मैं ये कहूं, गलत कह रहा हूं क्या रविंद्र? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। वहां पे आसान है, डब्बा वाली में आसान है, उचाना में ज्यादा मुश्किल है। ये सही कहा सर आपने। डब्बा वाली की जो सीट है ना, और डब्बा वाली में भी क्यों सर, क्योंकि डब्बा वाले में तीनों लोग परिवार के लड़ रहे हैं। हाँ। दिग्विजय चौटाला भी एक परिवार के, आदित्य चौटाला भी उसी परिवार के, और अमित सिहाग भी उसी परिवार के। अच्छा, एक छोटा सा ही जवाब, परिवार के उसके लोग लड़ रहे बाद हैं। असल धुरंधर भी मैदान में उतरने बाकी हैं। हमारे दोनों देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक। अब ये तो हमने उम्मीदवारी की बात कर ली, घर वाले बाहर वाले, आया राम गया राम, ये बातें तो हो गई। चेहरे भी तो मैटर करते हैं। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? टक्कर किसके बीच है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सिंह सैनी है लड़ाई, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नरेंद्र मोदी, या मोदी बनाम राहुल की लड़ाई है? कैसे है ये रविंद्र? सॉरी सर, दोबारा दोहराएंगे प्लीज। मतलब मैं कह रहा हूं लड़ाई किसके चेहरों की भी तो बात है। चेहरों में किसके चेहरों पर ये लड़ाई आकर टिकेगी? चेहरों की बात है।
हुड्डा सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं और दूसरी तरफ खट्टर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। सबसे ज्यादा सीटें भूपेंद्र हुड्डा ने बंटवाई हैं और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने बंटवाई है। मनोहर लाल खट्टर ने साथ में एक काम और कर दिया है कि अपने जो पुराने प्रतिद्वंदी थे उनको सबको बर्फ में लगा दिया। रामविलास शर्मा की टिकट कटवा दी, ओम प्रकाश धनखड़ को वहां से लड़वा दिया जहां से वो लड़ना नहीं चाहते थे। कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट छोड़ना चाहते थे, अनिल विज को बड़ी मुश्किल से सीट मिली है और यही काम कर दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने। तो अभी भी मनोहर लाल खट्टर बड़ा फैक्टर है, तो मतलब मनो होगा या नमो होगा बीजेपी की तरफ से, यानी कि नरेंद्र मोदी या मनोहर लाल खट्टर? बीजेपी की तरफ से मनो ही हो रहा है सर, और उसी वजह से ये हालत है। अगर मनोहर लाल खट्टर को 2-3 साल पहले बदल देते तो शायद बीजेपी की स्थिति इतनी खराब ना होती जितनी आज दिख रही है। और कांग्रेस की तरफ से सीधा दिख रहा है कि चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहने वाला है। इस वक्त एक छोटी सी डिविएशन ले रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर से बातचीत ना होने पर ममता बनर्जी ने, वहां की मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी है और कहा है कि मैं डॉक्टरों को ड्यूटी पर नहीं ला सकी, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं सत्ता की भूखी नहीं हूं। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। राजनीति छिपी है इसमें, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, सिंपैथी अपने लिए ले रही है, या मजबूरी अब ऐसी चारों तरफ से घिर गई है ममता बनर्जी की इस्तीफा देने की नौबत भी आ सकती है क्या? तो ये एक बड़ी खबर है और इसकी गूंज अभी आने वाले घंटों में और दिखने वाली है। तो हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं और इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी है। लेकिन वापस अब हरियाणा पर लौटते हैं और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।